क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और हम लोग बात कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से हम लोग चल चुके हैं। हमारी ट्रेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक पहुंची, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हल्ला मचाने के बाद हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ। लेकिन उससे पहले बीच में काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। हम लोगों ने देखा कि गांधी जी ने किया दांडी मार्च। क्या किया? और गांधी जी का आदत थी छोटी छोटी बात को पतंगड़ बनाने की। मतलब बात को पतंगड़ बनाने का मतलब क्या है कि स्मॉल स्पेसिफिक इश्यूज को नेशनल इश्यूज बना देने की। राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मिस्टर गांधी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीजें हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से जनवरी 1931। राइट। कांग्रेस एंड द मोस्ट बिजनेस लीडर्स, जो भी लीडर्स थे जो कि कांग्रेस का बिजनेस संभाले हुए थे, बाइकआउट करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को और कहते हैं कि हम लोग कंटिन्यू रखेंगे क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल्स, प्रिंसेस, ये लोग भी पार्टी, इनकी भी पार्टी हुआ करती थी। मुस्लिम लीग अलग थी, हिंदू महासभा अलग थी, लिबरल्स की पार्टी थी, और उसके अलावा प्रिंसेस की पार्टी थी, जिन्होंने अटेंड किया किसको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन इधर चल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और कांग्रेस आंदोलन को चला रही है और कह रही है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब कांग्रेस नहीं जाएगी, इतनी बड़ी पार्टी नहीं जाएगी, तो एक तरह से उसका कोई सिग्निफिकेंस खास नहीं रह जाएगा। कुछ पॉइंट जिनके पॉइंट जो जो लोग गए उनके पॉइंट्स तो नोट कर लिए गए वहां पे कि उन्होंने अपनी अपनी बात रख दी। लेकिन फाइनल बात तब तक नहीं हो सकती जब तक कांग्रेस एग्री ना हो। फाइनली समझ में आया कि अगर इंडिया में कुछ करना है तो कांग्रेस से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। जनवरी 25, 1931 के अंदर गांधी और अदर मेंबर जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, वो रिलीज कर दिए जाते हैं, और गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी जी एग्री, वो इरविन एग्री हो जाते हैं कि गांधी जी से मिलते हैं, बात करते हैं। मीटिंग होती है बिटवीन वाइस रॉय एंड गांधी ऑन 5 मार्च 1931, जिसमें वो कहते हैं कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको बंद करिए और पार्टिसिपेट करिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उनका कहना है हमारी शर्तें मान लो, हम करेंगे। ठीक है। क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। वो कहते हैं कि भाई हमारी शर्तें मान लो, हम करेंगे। ठीक है ना। तो ये कहते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टॉप हो जाएगा। ओके, आई विल स्टॉप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ओनली इफ यू एक्सेप्ट माय डिमांड, अगर आप मेरी डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भैया, क्या दिक्कत है। ठीक है। आई विल एक्सेप्ट बट यू गॉट एक्सेप्ट माइन टू, लेकिन आपको मेरी भी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, दोनों बातें होंगी। ठीक है ना। पहले मेरी डिमांड देखो, फिर हम देखेंगे। ठीक है ना। क्या बोला गांधी जी ने, पहले हमारी डिमांड देखो। तो गांधी जी एग्री, उन्होंने, गांधी जी ने डिमांड रखी कि भाई देखो, जितने भी इमीडिएट रिलीज करो, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनको आपने कोई वायलेंस जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है, उन सारे प्रिजनर्स को, जो भी कन्विक्ट हो गए, नॉट वायलेंस से कन्विक्ट नहीं हुए, उन सबको रिलीज करो। ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। ओके। और सारे जितने भी फाइन आपने कलेक्ट किए हैं, जो अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए हैं, मतलब जो फाइन अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, उनको रिमिशन दे दो तुरंत, की कोई फाइन अब कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, छोड़ दो उसको। सारे जो जमीनें आपने छीनी हैं उनको उनके लैंड ओनर्स को दे दो। ठीक है, थर्ड पार्टी को जो बेची नहीं गई उन सबको वापस कर दो, जो अब तक बिकी नहीं। ठीक है ना। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जिन्होंने रिजाइन किया था, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिन्होंने रिजाइन किया था, उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट करो। ठीक है। ओके। राइट टू पीसफुल, राइट दो पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव, जो मतलब डिमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग वगैरह करें। ठीक है। तो उसका मतलब अगर राइटफुल डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, राइटफुल पीसफुल कर रहे हैं, तो उसको होने दो। ठीक है ना। ओके। कांग्रेस एग्री कर लेता है, कहता है कि ठीक है, ये सब बातें, ये सब चीजें, वो मतलब गवर्नमेंट एग्री हो जाती है, तो वो कहते हैं ठीक है, फिर हम लोग जो है, अगर आप ऐसा कर देते हैं और ये लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना, कि ठीक है ये अलाउ रहेगा, एक्सेप्ट करते हैं आपकी डिमांड को। तो कहते हैं ठीक है भैया, स्टॉप करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और हम लोग सस्पेंड करते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब डिसमिस नहीं कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि डिसमिसल और सस्पेंड में फर्क होता है। सस्पेंड टेम्परेरी है, फिर भी कुछ प्रिविलेज मिलेंगे, आधी सैलरी मिलेगी। ठीक है ना। लेकिन डिसमिस मतलब कहानी खत्म। तो सस्पेंड रहते हैं, फिर उसके बाद में बहाल हो जाते हैं। तो सस्पेंड के बाद दोबारा रीस्टार्ट हो सकता है ना। तो सस्पेंड करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, बोलते हैं चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात नहीं बनी तो दोबारा से रिज्यूम करेंगे। राइट।
कहाँ चलते हैं? दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट के बाद, ठीक है, ओके। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है एक रिट्रीट था, क्या क्या मतलब गांधी जी पीछे हट गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से? लेकिन नहीं, क्योंकि मास मूवमेंट जो है नेसेसरी था। मास मूवमेंट जो होता है बहुत लंबा नहीं चलता है, ठीक है ना। मास लोगों के अंदर सेक्रीफाइस की एक लिमिटेड वो होती है और वो धीरे धीरे साइन ऑफ एग्जॉशन दिखने लग जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कांग्रेस का प्रेस्टीज बढ़ा था कि कांग्रेस गवर्नमेंट की इक्वल फुटेज पे आ गई थी, खुद इरविन जो है वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हुए और ऐसा पहली बार हुआ है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इन सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या फर्क था? तो एक तो इसमें जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके अंदर यानी नॉन कॉपरेशन में मतलब असहयोग आंदोलन, और ये जो कि 1920 में हुआ है और ये 1930 में हुआ है, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। इसमें दो स्पेसिफिक रॉन्ग के ऊपर बात की गई थी, एक तो खिलाफत और एक पंजाब रॉन्ग, जिसके थ्रू हम लोग क्या मांग रहे थे? स्वराज, ठीक है ना। वो अगली वर्ड था, स्वराज कैसे मिलेगा पता नहीं था, क्लियर नहीं था। यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड हो रही, एकदम क्लियर कट कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। मेथड क्या था? नॉन कॉपरेशन। यहाँ पे वायलेशन ऑफ लॉ, लॉ को हम तोड़ेंगे, ठीक है, शुरू से ही कानून तोड़ेंगे। इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत हाई था और इसके अंदर मुस्लिम पार्टिसिपेशन लो था, ये बात मतलब हमेशा रखी जाती है, ठीक है ना। अब कराची कांग्रेस सेशन होता है 1931 के अंदर, मैंने आपको बताया था कराची सेशन होगा, ठीक है ना, बोला था ना। कराची में जब गांधी जी जाते हैं तो गांधी जी को ब्लैक फ्लैग दिखाया जाता है, याद करो। तो यहाँ रिजोल्यूशन कराची के अंदर पास होता है, वाइल डिसअप्रूविंग एंड डिसोसिएटिंग itself from the political violence, Congress admire the bravery of the sacrifice of the martyrs। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि अपने आप को बोला कि हम लोग भाई पॉलिटिकल वायलेंस का भी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना। हम पॉलिटिकल वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, ना ही वो करते हैं, मतलब हम कोई सपोर्ट, यानी भगत सिंह वगैरह और ये जिन लोगों ने बम मारा है, इसको वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन इंडिविजुअल जो ब्रेवरी दिखाई है, जो ब्राइव जो सेक्रीफाइस किया है देश के लिए, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं। कांग्रेस ये रिजोल्यूशन पास करती है, ठीक है ना, और इंश्योर करती है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है, या दिल्ली गांधी इरविन पैक्ट होगा या दिल्ली पैक्ट है, तो उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे, इंडोर्स करेंगे। दो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाते हैं, एक फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाया जाता है इस रिजोल्यूशन में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। फर्स्ट टाइम कांग्रेस जो है वो स्पेल आउट करती है कि स्वराज वुड मीन्स फॉर द मासेस, स्वराज जो है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, स्वराज मासेस के लिए होगा, यानी सबको आज़ादी मिलेगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। और कराची सेशन में प्रेसिडेंट जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना, ओके। अब इस टाइम टू गो इंग्लैंड फॉर द अटेंडमेंट ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या नाम है, गांधी जी को जाना था। अब गांधी जी को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है कि भगत सिंह को इन्होंने फांसी दे दी, लोग नाराज हैं अंग्रेजों से, और आप अंग्रेजों को की बात मानकर और कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या नाम है, छल्लो ये करके उसने लिखा है कि मतलब ये जो है जहर का प्याला भी आपको पीना है, इवन दिस लास्ट कप ऑफ पॉइजन यू मस्ट ड्रिंक बापू। ये जो है आपका जवाहरचंद क्या जवाहरचंद मेघानी इन्होंने जो है इसको लिखा है, गुजराती में ये पोएम है जिसका मतलब ये है कि इवन दिस लास्ट कप ऑफ पॉइजन यू मस्ट ड्रिंक बापू, ठीक है ना। आपको ये भी मतलब बर्दाश्त करना होगा बापू, क्योंकि आपने मतलब जो बीड़ा उठाया उसमें आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे इस तरह से, समझ रहे हो, ठीक है ना। अब गांधी जी कहाँ जा रहे हैं? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और गांधी जी वाज सो पॉपुलर, आपको पता है ना, अगली पिक्चर में पॉपुलैरिटी आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। गांधी जी वाज सो पॉपुलर, इतने पॉपुलर थे, इतने पॉपुलर थे, इतने पॉपुलर थे कि लोग इनका वेट करते कि गांधी कब आएंगे, गांधी से बात करनी है, गांधी से मिलना है। गांधी वाज इतने पॉपुलर, और उसी वेशभूषा में अपनी धोती पहन के और गांधी जी कहाँ पहुंच गए? ये बैरिस्टर आदमी है, देख रहे हो, ये लंदन पहुंच गए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और देख रहे ये औरतें किस तरह से यहाँ पे, ठीक है, हेल गांधी है, दीवानी हो रखे हैं, सब एकदम पगलाए हुए हैं गांधी जी के लिए, है मतलब सेलिब्रिटी थे गांधी ना, उनसे मिलकर लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे, देख रहे हो ना। अब गांधी जी का है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, देखो बैठे हुए हैं उनके बगल में मदन मोहन मालवीय बैठे हुए हैं, देख रहे हो ना। तो ये सब जो है यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, गांधी बैठे हुए हैं, डिस्कशन शुरू हुआ है कि भाई क्या क्या होगा। अब यहाँ पे कॉमनल इलेक्टोरेट की बात वही अंबेडकर उठा देंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है दिसंबर 1931 के अंदर होगा, ठीक है ना।
अब वहां पे क्या होता है, वहां पे जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है तो वहां पे अम्बेडकर भी बैठे हुए हैं, तेजपाल सुप्रू भी। अब अम्बेडकर वही मतलब ज्यादा वो डोमिनेंट स्टेटस से ज्यादा बढ़ भी नहीं रहे लोग, ठीक है ना। एक तो डोमिनेंट स्टेटस ज्यादा बढ़ भी नहीं रहा कि डोमिनेंट स्टेटस भी नहीं देना है, वो भी तो देंगे धीरे धीरे। बात क्या हो रही है, डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा लेकिन धीरे धीरे वादे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम तो पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, यहाँ आप कहाँ अभी डोमिनेंट स्टेटस लेकर घूम रहे हो। दूसरा, हमें ये चाहिए ही नहीं, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है ये हुई कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसके वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है नया, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अकॉर्डिंग बनाओगे ना। अपने हिसाब से तुम डोमिनेंट स्टेटस भी नहीं देना चाह रहे, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, उसको मानेगा कौन, ठीक है ना। तो यहाँ पे और दूसरी बात फिर कम्युनल इलेक्टोरेट वाली बात आ गई कि आपसे मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट देने की बात हो गई किसको, दलितों को। तो वहां पे भी लोग नाराज हो गए। तो गांधी ने कहा यार ये सब कुछ नहीं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन, हमने बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई थी लेकिन आप हमें पता था तुम कुछ करोगे नहीं, हम दूसरा फेज शुरू करेंगे, रोबोट 2.0, ठीक है 2.0 है ना, सभी ने अवज्ञा आंदोलन 2.0 यानी सेकंड राउंड शुरू होगा इसका, ठीक है ना। गांधी जो है दिसंबर में 28 दिसंबर 1931 को रिटर्न होते हैं गांधी, और बोलते हैं क्या 29 दिसंबर 1931 को बोलते हैं कांग्रेस वर्क कमेटी डिसाइड करती है कि हम दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। फेज 2 स्टार्ट होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। क्या करेंगे, क्या गवर्नमेंट को मौका नहीं मिल गया प्रिपेयर करने का और नया वेलिंगटन को भेजने का मौका मिल नहीं गया है कि इरविन वापस आओ, वेलिंगटन को भेजते हैं या सुधारेगा। और उसने प्लान लेकर आया था, उसको नहीं मौका मिल गया था कि मोमेंटम हम लेने नहीं दूंगा मैं, है। जैसे ही ये लोग उतरते हैं गवर्नमेंट कहती है कि हटो, चेंज होता है गवर्नमेंट का एटीट्यूड, ठीक है ना। ब्रिटिश ऑफिशियल जो होते हैं वो लेसन सीख चुके थे कि मोमेंटम गेन नहीं करने देना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होता है वो देखो, ठीक है। कौन आ गया है, वेलिंगटन, नो मोर गांधी, नो कांग्रेस, नो मूवमेंट। क्या बोला है, ना गांधी ना कांग्रेस ना मूवमेंट, क्या होगा, सिर्फ मेरी बात होगी। तीन मेन कंसिडरेशन ब्रिटिश पॉलिसी के थे, गांधी वुड नॉट बी परमिटेड टू बिल्ड अप द टेम्पो बिल्ड करने का गांधी को परमिशन ही नहीं देंगे, ठीक है ना। गुडविल ऑफ द कांग्रेस वाज नॉट रिक्वायर्ड, हमें कांग्रेस की गुडविल की जरूरत नहीं है। उनको समझ में आ गया था कांग्रेस से हमारा देश नहीं चलेगा, और भी बहुत लोग हैं जो कांग्रेस के विरोध में, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके इनकी कमी नजर आ गई ना, कांग्रेस की बात पे लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, कौन से कम्युनल इलेक्टोरेट और बाकी बातों पे। उनको समझ में आ गया ये कांग्रेस को हम जितना पावरफुल समझते थे तो है ही नहीं है, ये तो वहां मोमेंटम बना रखा था लेकिन यहाँ तो इसकी कोई सुन ही नहीं रहा, जो बड़े लीडर्स हैं सुन ही नहीं रहे। तो उसको समझ में आ गया कि हमें गुडविल की जरूरत नहीं है, और भी लोग हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे इस देश को चलाने में, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गुडविल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और मूवमेंट और हम किसी भी तरह से नेशनल मूवमेंट बिल्ड करने नहीं देंगे और कंसोलिडेट होने नहीं देंगे, ठीक है ना। ओके, अब क्या नाम है, दिसंबर 31 1931 के अंदर गांधी जी बोलते हैं कैन वी मीट, हम दोबारा मिलेंगे। उसने बोला अ बिग नो, ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। किसने बोला, विलिंगटन ने बोला कि नहीं मिलेंगे नहीं, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा गांधी, ठीक है, जाओ जेल की हवा खाओ, तुमसे हम कोई बात नहीं करेंगे। वो बोलता है नो, अ बिग नो, मैं नहीं, मैं इरविन नहीं हूँ, ठीक है ना। ओके, समझ लो ना। अब क्या हुआ, 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। क्या करा गया, अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑल लेवल पे बैन कर दी गई, सारे लेवल पे, ठीक है ना। सारे एक्टिविस्ट, लीडर्स, सिंथेसाइजर सबको अरेस्ट किया गया। प्रेस को गैग कर दिया गया, एकदम दबा दिया गया, कोई लिटरेचर कोई भी चीज मतलब बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। सबको गैग कर दिया, सबको दबा दिया, बैन कर दिया, ठीक है। अगर जरा सा भी अगर कुछ छाप रहे हो या कहीं जरा सी मीटिंग वीटिंग कर रहे हो, बस फिर देखो क्या करते हैं, ठीक है। अप्रैल 1934 गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इतनी लोगों की पिटाई हो रही थी उस समय, इतनी की रिप्रेशन हो रहा था और लोग मूवमेंट कर रहे थे, तो गांधी जी ने कहा यार ये बात एकदम सही नहीं है, लाओ मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। इन बिटवीन क्या होता है, कम्युनल अवार्ड दे देता है कौन, पूना पैक्ट हो जाता है। उस पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड की भी बात करनी है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो होता है रामसे मैकडोनाल्ड, वो अगस्त 1932 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट दे देता है, कम्युनल इलेक्टोरेट दे देता है। मुस्लिम्स को 1909 में मिल चुका है, सिखों को और क्रिश्चियन को 1919 में मिल चुका है। माइनॉरिटीज और डिप्रेस क्लासेस को, माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता था, जिसमें क्या हुआ है कि दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट, डिप्रेस क्लासेस जो हिंदूज में से हैं उनको भी सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी कंसीडर करने की बात होती है। वो बोलता है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिप्रेस क्लासेस को हम दे रहे हैं, रामसे मैकडोनाल्ड क्या कहता है, दे रहे हैं। अब इसीलिए मैंने बताया था आपको कि गांधी जी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं ये हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश है, ठीक है ना। देश की यूनिटी को, इंडिया की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश है, ये अटैक है इंडिया की यूनिटी पे, और मैं एक फर्दर डिवीजन नहीं होने दूंगा, ठीक है ना।
गांधी जी कहते हैं कि कम्युनल अवार्ड जो है वो एक इंडिया की यूनिटी पे अटैक है और ये नहीं होने दिया जाएगा, और वो इनडेफिनिट टाइम के लिए फास्ट पे चले जाते हैं, ठीक है ना, सितंबर 20 1930 को। और मैंने फिर बताया कि क्या नाम है, ये लोग अंबेडकर जी को मनाने के लिए पहुंच जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, एमसी राजा, मदन मोहन मालवीय वगैरह। ये बोलते हैं कि देखिए हम लोग जो है साइन करते हैं पैक्ट और कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं 1932 में, और ये कम्युनल इलेक्टोरेट जो है तो वो तो डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो कह रहे देखो बापू उपवास में है, मान जाओ, हम लोग कुछ रास्ता बीच का निकालेंगे, गांधी जी से बात करते हैं। तो ये अंबेडकर कह रहे हैं पर क्यों मान जाओ, मैं तो नहीं मान रहा, हमें तो इतना डिस्टर्ब किया गया, इतना डिप्रेशन किया गया, मैं नहीं मान रहा भाई, मेरी बात मैं नहीं नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर जो है मतलब बाकी लोगों को परस्यू करने पर अम्बेडकर जो है का पूना अम्बेडकर पैक्ट हो जाता है। वहाँ पे वो कहते हैं पूना, मैं जाके मैंने बताया था आप लोगों को, स्टोरी बताई थी कि किस तरह से अम्बेडकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, तो गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं ठीक है, मतलब दुखी होते हैं, हाथ होते हैं, लेकिन कहते हैं फिर भी भारत का एक डिवीजन नहीं किया जा सकता है फर्दर, ठीक है ना, और डिवाइड नहीं किया जाता, तो ये आप सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दो, ठीक है, हम सीट रिजर्व कर देंगे, ठीक है, डिप्रेस क्लासेस के लिए, और 71 से 147 सीट तक हम रिजर्व करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर। और इस तरह से मतलब एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब कि आपकी सीटें रिजर्व की जाएंगी। पूना पैक्ट इसको कहते हैं, या गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी कहते हैं। और वो कम्युनल अवार्ड को अमेंड करने की बात हो जाती है कि गवर्नमेंट जब हम पेश करेंगे अपनी बात को तो इसकी तरह से पेश करेंगे, और ये एग्रीमेंट हो जाता है। क्लियर है? क्या आप मिलाएंगे? मैच द फॉलोइंग 1987 में क्वेश्चन आया है। मॉरले मिंटो रिफॉर्म, साइमन कमीशन, चोरी चोरा इंसिडेंट, दाढ़ी मार्च, मिला लेंगे? चोरी चोरा की वजह से विड्रॉ कर लिया था मूवमेंट को, है, ठीक है, इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सॉल्ट, ठीक है ना, और मॉरले रिफॉर्म, कम्युनल मॉरले रिफॉर्म में कम्युनल इलेक्टोरेट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम्स को, है ना, समझ में आ गया ना। साइमन कमीशन की वजह से जो है आपको पता है कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुआ था, याद है, तो डी आंसर हो गया। ए का 3 दिख रहा है ना, बी का 1, ठीक है, सी का 2, और क्लियर है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है 1997 में, क्या है, पूना पैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द महात्मा गांधी 1932, किसके लिए साइन हुआ था? ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन, इसी पे तो साइन हुआ है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट को तो मना करना था ना। क्लियर है, बात आई समझ में ना। इसका ड्यूरिंग 2002 में क्वेश्चन पूछा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल खुदाई खिदमतगार ऑल्सो नजर रेड शर्ट, याद है, खान अब्दुल गफ्फार खान वाले पठान लोग, ठीक है, क्या कहता कहलाते थे, कौन थे ये लोग, हैं, खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट ऑफ गॉड, पठान जो है रिलीजन के नेशनलिस्ट लोग थे, ठीक है, ठीक है, तो आ गया, समझ में आ गया। अब फ्यूचर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अब आंदोलन की दिशा क्या होगी, क्या होगा, हमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या मूवमेंट होगा, क्योंकि गांधी जी वगैरह अरेस्ट हो गए हैं, ठीक है, नेशनल मूवमेंट कैसे होगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए या ना किया जाए, तो इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए सेंट्रल असेंबली का, या इलेक्शन लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन होने वाला था 1935 में, ठीक है ना, वो 37 में, ओके, मतलब 37 में मिनिस्ट्री बनेगी। टू स्टेज ऑफ डिबेट चल रहा है, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ सेंट्रल, और सेंट्रल लेजिस्लेचर का इलेक्शन होने वाला है 34 में, ठीक है, 934 के अंदर इलेक्शन होने वाला है किसका, सेंट्रल लेजिस्लेचर का, उसको बाइकआउट किया जाए या क्या किया जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वाला बात शुरू हो रही है कि मतलब जो इलेक्शन होने वाला है 934 में, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें या उसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो स्वराजिस्ट याद है, यहाँ न्यू स्वराजिस्ट उभर के आ गए लोग, कौन आ गया है, न्यू स्वराजिस्ट, और न्यू स्वराजिस्ट लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना, जिसमें एम ए अंसारी, आसिफ अली, एस सत्यमूर्ति और बी सी राव, ये लोग जो है न्यू स्वराजिस्ट है, ये लोग कह रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है ना, समझ रहे हो, और बाकी लोग कह रहे हैं नहीं पार्टिसिपेट करने के, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं पार्टिसिपेट करना है, ओके। अब या इसी इन बिटवीन 1935 में के अंदर आपको पता है बहुत अच्छे से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आ जाता है, क्या जाता है, ओके, क्या क्या राज्यों में सरकार बनानी चाहिए, क्या हमें कोशिश करनी चाहिए, सेकंड में
सेकंड, इन 1937 अदर क्वेश्चन ऑफिस एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्टेस्ट ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन होगा तो क्या 1937 में हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, यानी कि वो भी बात एक आ गई थी, समझ लो ना, कि मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें प्रोविंशियल वाले इलेक्शन में या सेंटर में, तो जब सेंटर में करोगे तो प्रोविंशियल में भी करोगी, है कि नहीं। तो वही सारी बातें डिबेट थी लोगों का के ऊपर क्वेश्चन था, तो लोगों ने मतलब कहा कि भाई पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। कांग्रेस ने भी बाद में पार्टिसिपेट किया। तो इस्टेब्लिश किया ऑल इंडिया 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है, उसका देख लो। ये करता है ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश करने की बात करता है प्रोविंशियल एंड द प्रिंसली स्टेट को लेकर, और ये डिवाइड करता है सेंट्रल यूनिट्स को तीन लिस्ट में। सेंट्रल जो होता है उस पावर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जो आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है ना, उसमें डिवाइड होता है। आपको ये बता चुका हूं मैं पहले, ठीक है ना, ओके। उसके अलावा इसमें प्रिंटली स्टेट है, ओके। और एबॉलिशन कर देता है डायरकी। डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुई थी याद करो, 1919 के अंदर 1919 के अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस हुई है ना, नहीं बताया मैंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बताया नहीं बताया, हाँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर प्रोविंसेस के अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, किसके अंदर, प्रोविंसेस में, ठीक है ना। एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट कौन थे, ये नहीं बताया मैंने, हाँ तुम लोगों को नहीं बताया, तुम्हें बताया है, तुम पढ़ाया था इन लोगों को, इन लोगों को पढ़ाया था। रिजर्व सब्जेक्ट पता है क्या होता है, नहीं पता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में पहला पॉइंट ये है कि सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट को यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग किया गया है। उसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर सेंटर के ऊपर काउंट बनाएगा सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लिस्ट में काउंट बनाएगा। एक बात क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। अब फर्दर दूसरी बात यहां पे समझ लो, उसको छोड़ो पढ़ो नहीं, अभी पढ़ लेना, मैं समझा, पहले सुन लो मेरी। अब फर्दर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जैसे मान लो एग्रीकल्चर है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, ठीक है, इंडस्ट्री कोई भी मतलब सब्जेक्ट है जो प्रोविंस के, फिशरी है कुछ और है, ठीक है ना, वो किसको दे रखा है, एजुकेशन है मान लो, प्रोविंशियल सब्जेक्ट में दे रखा है, ओके। अब ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है इनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, किसके लिए, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए नहीं, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए नहीं, कानून बनाने के लिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, किसमें, रिजर्व सब्जेक्ट एंड, कुछ चीजों को रिजर्व सब्जेक्ट में रखा गया जिसको ऑफिशियल्स गवर्नर की मदद से करेंगे, उसमें वो आंसरेबल नहीं है, जो काम करेंगे उसके लिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। सुनोगी तब समझ में आएगा, सुनोगी तब समझ में आएगा। रिजर्व सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है, काम करेंगे और वो किसी को आंसरेबल नहीं है गवर्नर के अलावा, ठीक, सिर्फ गवर्नर को आंसर देंगे, जैसे कहा होता है अमेरिका में ठीक है, एग्जीक्यूटिव आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, वही वाली कहानी। लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थोड़ा समझना मुश्किल है, डायरेक्टली हर कोई नहीं समझा पाता है, लेकिन मैं समझा लूंगा, ये मैं जानता हूँ, तो मैं सबको समझा देता हूँ, है ना। तो ध्यान से सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो नेताओं को दिया जाएगा, किसको, नेताओं को, जो पॉपुलरली इलेक्टेड नेता होंगे, जो इंडियन नेता इलेक्ट होंगे ना इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन में नेता इलेक्ट होंगे ना, उनमें जो मिनिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, उनको दिया जाएगा, और वो आंसरेबल है किसको, लेजिस्लेचर। तो यहाँ डायरेक्टली दी गई, रिजर्व सब्जेक्ट में वो लोग आंसरेबल नहीं, वो सिर्फ गवर्नर चलाएगा, और ट्रांसफर सब्जेक्ट में ये जो मिनिस्टर्स हैं दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, जैसे आज हमारे यहाँ सिस्टम है। तो यहाँ अमेरिकन सिस्टम को और इंडियन सिस्टम का मिक्स सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, बात आ गई समझ में, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अब आई ना समझ में। लेकिन ये प्रोविंसेस में था, सेंटर में नहीं था, आई बात समझ में, सिर्फ प्रोविंस में था, सेंटर के अंदर नहीं था। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या समझ में आया,
ये सेंटर में था और कहाँ नहीं था, वो ये प्रोविंसेस में था और सेंटर में नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अटर फेलियर होगा, ठीक है, फेल हो जाना ही है, ये बचना नहीं है। क्यों, क्योंकि सेंटर के अंदर होगा, स्टेट के अंदर नहीं होगा। सेंटर कितना एफिशिएंट है, वो स्टेट कितना है, वो स्टेट के अंदर होगा, सेंटर के अंदर नहीं होगा। तो स्टेट कितना एफिशिएंट है, वो कौन, और उसमें डिवाइड करना और इतना डिमार्केट करना और फिर उनसे आंसर ले लेना और आप आंसर नहीं दोगे, तो ये बहुत बड़ा फेलियर होगा। और ये फेलियर साबित हुआ, लेकिन ये किया गया था कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, ठीक है। तो अब पढ़ो, अब समझ में आ जाएगा। अब वो नहीं तो अगला समझ में आएगी बात कि अबॉलिश द डायरकी। अब देखो, अब देखो समझ में आया कि अबॉलिश द डायरकी इन द प्रोविंस, ठीक है ना, प्रोविंस के अंदर डायरकी। थर्ड पॉइंट देखिए गवर्नमेंट में 935, थर्ड पॉइंट, एबोलिश द डायरकी इन द प्रोविंस, प्रोविंस के अंदर डायरकी खत्म की। क्यों, ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो अब खत्म कर दी गई। याद रखना, ये पॉइंट जरूर आएगा एग्जाम में, आता है ऐसा। द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। याद करो, ये याद मैंने बताया ना, ओके। अब एडॉप्टेशन ऑफ द डायरकी इन द सेंटर, लेकिन वहां फेल होगी, प्रोविंस में हटा दिया, लेकिन कहां इंट्रोड्यूस किया, एबॉलिश कर दिया प्रोविंस के अंदर और सेंटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं पता है, क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 935 के अंदर डायरकी को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और एबॉलिश कर दिया गया सेंटर से। उल्टा हो गया, दोनों बातें गलत है, लेकिन आप दोनों सही करके आ जाओगे, क्योंकि आप लगेगा कि कुछ ऐसा ही तो हुआ था, क्लियर नहीं है रहता ना, तो एकदम जब तक क्लिस्टर क्लियर नहीं होगा तो लोग गलत कराएंगे, ओके। तो एबॉलिश क्या नाम है, क्या करना कि डायरकी को एबॉलिश किया गया प्रोविंस से यानी स्टेट से, और कहां अडॉप्ट किया गया डायरकी को, सेंटर के अंदर, ठीक है ना। फेडरल सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यहाँ पे फेडरल मतलब सेंटर वाले सब्जेक्ट को, वहां प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था, यहाँ किसको, फेडरल सब्जेक्ट को, फेडरल मतलब सेंटर वाले सब्जेक्ट को, किसको किसको, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है ना। बाई कैपिटलिज्म यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया 6 प्रोविंस में, 11 में से 6 प्रोविंस में बाई कैपिटलिज्म मतलब लोकसभा और विधानसभा, 2 हाउसेस, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया 1935 में। अब तुम लोग मुझसे पूछोगे कि सर ये क्या मतलब, आपने कैसे कह दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया 1935 में, आप तो कह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत रिजर्व आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई स्टैब्लिश हुआ है। आपने तो इकोनॉमी में ये पढ़ाया था, आप गलत गलत पढ़ा रहे हो, कह सकते हो। क्या बोला था, ये बोल रहा था तो इसने बोला था, इसको ही बोलना चाहिए, इसको नहीं बोलना चाहिए, उसको मैं वहीं पे क्लियर कर दिया था, मैंने याद है ना। हाँ तो मैं कभी नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री भी पता है ना, तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं दबा वो नहीं रखता हूँ। अब सुनो, इस्टेब्लिश द, इसमें लिखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा नहीं सही क्या है, नहीं इकोनॉमी में तो पढ़ोगे, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे आता ही नहीं। बता दूं, चलो उसको बता दिया तो इसीलिए तो सोच रहा हूँ तुम्हें ना बताना पड़े, वो बता देगा तुम्हें वैसे, ठीक है। चलो, आरबीआई एक्ट 1934 आया है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जिसके थ्रू रिजर्व बैंक बनाया गया, ठीक है। ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक को एज अ सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश किया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, कहीं पे लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, ठीक है, में आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 में हुआ है, ठीक है, वो एक अलग कानून है। उसको सेंट्रल बैंक का जो स्टेटस दिया गया है रिजर्व बैंक को कि वो उसके पास पावर होगी, करेंसी इशू करेगा, ये वो पावर जो दी गई है वो कहाँ पे दी गई है, मतलब सेंट्रल बैंक की तरह स्टेब्लिश कब किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। तो इसलिए दोनों बातों को कंफ्यूजन दूर रखिएगा, अभी इतना ही समझिए, फिर आगे कैसे होता है क्या होता है बैंकिंग सेक्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी आएगा तो वो आगे आएगा, तो इसको पावर धीरे धीरे दी गई, इसको रिजर्व बैंक को अलग अलग पावर, लेकिन इसका जो एक्ट आ गया था आरबीआई एक्ट, उससे गवर्न होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में सिर्फ इसको स्टेटस दिया है सेंट्रल बैंक का, गेटिंग, मतलब वहां पे फेडरल बैंक का स्टेटस, मतलब, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका फेडरल कोर्ट, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट बनेगा, लेकिन फेडरल कोर्ट अभी बना हुआ है, 1937 में स्टेब्लिश किया गया इसी एक्ट के तहत। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि बाद में यूपीएससी
बनी थी तो उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, स्टेब्लिश किया गया 1935। उसके बाद में आप तो इसका इवेल्युएशन अगर आप देखें, इवेल्युएट करेंगे अगर इसको, तो ये वही कैरेट एंड स्टिक वाली बात है, ये लो गाजर एक और, ठीक है ना। ओके, हम लोग क्या चाहते थे, डोमिनियन स्टेटस या पूर्ण स्वराज हम चाहते थे, ये लोग क्या कह रहे हैं, अभी अपनी ही रूल चला रहे हैं, ठीक है ना, स्टिल एक्सटेंसिव पावर इन्हीं के पास है। ओके, सिर्फ फ्रेंचाइजी कितने लोगों के पास है, 14% ऑफ इंडियन वोट दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये वो क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया लगा रखा था, ठीक है ना है? और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से बनाया था उससे इंटरनल ग्रोथ तो पॉसिबल था ही नहीं। ओके ओके, मूवमेंट को वीक वगैरह करना था, इससे कि गाजर ले लो और ये मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी, उससे क्या नाम है अपना खाते रहो और मूवमेंट को वीक कर दो, ठीक है। और कांग्रेसमैन जो है जब इसमें इलेक्शन होता है होगा, कांग्रेसमैन को जब पावर मिलेगी तो फिर वो दोबारा सेक्रीफाइस वाले पॉलिटिक्स की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जब पावर और पा लेंगे तो, और ये हुआ भी, सेक्रीफाइस करना आसान नहीं होता, जब पावर मिल जाती है, जब आराम की तलब हो जाती है तो इतना आसान नहीं होता जेल जाना, ठीक है ना। ओके, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम नहीं मानते, हम रिजेक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, और इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाए। अब ध्यान रखिएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ही प्रोविजन इम्प्लीमेंट रहे, 1935 के प्रोविजन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, तब तक सब भजड़ मच गया, ठीक है ना। ओके, कांग्रेस डिमांडेड कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आओ, हम एडेड फ्रेंचाइजी चाहिए, हमें ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। अदर ग्रुप जो प्रपोजल कर रहे थे कि यार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, मान जाओ, हम लोग चलते हैं, इलेक्शन होने दो, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने हिसाब से अपनी बात रखेंगे असेंबली के अंदर और फिर वही बात होगी, ठीक है ना। गांधी जी कहते हैं इनिशियली जो है, इनिशियली उन्होंने अपोज किया कि इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन्होंने कहा पावर करप्ट कर देता है आदमी को, क्या कह देता है, पावर करप्ट कर देता है, लेकिन हम लोग क्या नाम है इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, और ना ही गवर्नमेंट ऑफ 1935 को एक्सेप्ट करेंगे, ना ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन गांधी जी बाद में कांग्रेस के बहुत सारे लोग परसू करते हैं और पार्टीज करती है, तो गांधी कहते हैं ठीक है लेट्स गिव अ ट्राई। ओके, गांधी जी मान भी जाते हैं, हमेशा लोग मनाते हैं, तो है कि नहीं। तो इशू एक्सेप्ट होता है, कांग्रेस मतलब जब गांधी को इतना नहीं लगता एकदम गलत चीज है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कांग्रेस। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इशू एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कांग्रेस सेशन लखनऊ में 1936 में और फैजपुर के अंदर 1937 के अंदर होता है। इलेक्शन में बोला जाता है कि प्रोविंशियल इलेक्शन में 1937 के अंदर प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन है और कांग्रेस में पार्टिसिपेट करेगी, कॉन्क्वेस्ट करेगी, ठीक है, इलेक्शन में। ओके, और अपना पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्लान सबको बताएगी, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब यहाँ 2004 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ जरा क्या है। 2004 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सभी लोग इंडिविजुअली बताओगे मुझे क्या सही है, और आगे मत बढ़ जाना आंसर देने के लिए, बहुत पीटूंगा। सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वो abolition the diarchy in the governor's province, power of governor to veto legislative action and to legislate on their own, abolish the principle of communal electorate। रिप्रेजेंटेशन बताओ कौन सा सही है, हैं? दोनों बातें पहली सही हैं, ठीक है ना, पहली दोनों बातें सही हैं। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को उसने एबॉलिश कहाँ किया था, उसने तो दिया ही था 2004 के अंदर। तो क्लियर हो गया, ये बात तो मैंने बता ही दी है सारी, ठीक है। अब आ जाइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 1 and 2 इज द आंसर, यूपीएससी का क्वेश्चन। अब 28, अब कांग्रेस क्या होती है, इलेक्शन होता है 1937 के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन होता है, स्टेट में जैसे यूपी बिहार इसमें सब में, ठीक है ना। कांग्रेस कॉन्टेस्ट करती है 716 आउट ऑफ 1161 सीट्स में, 1161 टोटल सीट्स होती है, जिसमें से 716 पे कांग्रेस कंटेस्ट करती है, ठीक है ना, कंटेस्ट करती है। और ज्यादातर गॉट अ मेजॉरिटी इन ऑल प्रोविंस, और सारे प्रोविंसेस के अंदर उसको मेजॉरिटी मिलती है, सिर्फ जिनको पाकिस्तान बनना है उनको छोड़कर, मतलब मैक्सिमम, मतलब एक दो छोड़ के, मतलब जो इनसे आज भी खिलाफ है वन वे और अदर, चाहे वो बंगाल में नहीं मिलती मेजॉरिटी, आसाम में नहीं मिलती, पंजाब में नहीं मिलती, सिंध में नहीं मिलती, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में नहीं मिलती, जो कि पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है। ओके, लार्जेस्ट पार्टी उभर के आती है ये सामने, कहाँ पे, बंगाल के अंदर भी, आसाम में, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर भी पार्टी लार्जेस्ट है। आफ्टर मेजॉरिटी पार्टी तो नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद लार्जेस्ट पार्टी होती है, यानी मेजॉरिटी पार्टी के अलावा लार्जेस्ट पार्टी रहती है ये, ठीक है ना। कांग्रेस मिनिस्ट्री वर फॉर्म्ड इन द बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार
एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और फाइनली आसाम में भी इनको मिल जाता है मतलब पावर। और 28 महीने तक कांग्रेस जो है रूल करती है प्रोविंसेस में, ठीक है। 28 महीने तक किसके रूल होता है, कांग्रेस किसका होता है, कांग्रेस का रूल होता है। 28 महीने में इन्होंने क्या किया देखो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने, ठीक है। इजी टू कर्व ऑन द सिविल इज कर्व ऑन द सिविल लिबर्टी, लिफ्टिंग द रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम फॉर इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने क्या किया, सिविल लिबर्टी को जो है रिफॉर्म किया, सिविल लिबर्टी दिया। प्रेस रिस्ट्रिक्शन जो है उसको लिफ्ट करा, सब लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, पुलिस पावर वर कर्व्ड एंड सीआईडी, पुलिस की पावर को कम किया गया, सीआईडी को स्टॉप किया गया कि जब मर्जी तब वो पॉलिटिशियन को घेरे रहे, पीछे पीछे करें, पॉलिटिशियन का पीछा करते रहते थे ना, तो उसको रोका गया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स और जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको रिलीज किया गया, ठीक है ना। ये कुछ अच्छे काम किए गए। उसके अलावा एग्रेरियन और लेबर रिफॉर्म में लैंड रिफॉर्म किया, डेट रिलीफ दिया लोगों को, फॉरेस्ट में ग्रेजिंग फ्री कर दिया, ठीक है। और क्या नाम है, रेंट वगैरह लेना मतलब कम कर दिया या बंद कर दिया, ये सब चीज़ें क्यों लॉ पास करवाए गए। उसके अलावा लेबर में स्ट्राइक वगैरह बोला गया, रिड्यूसिंग स्ट्राइक एज फार एज पॉसिबल, इसमें यह बोला गया कि आप स्ट्राइक जो है वो कम से कम करें, ठीक है। और कंपलसरी जो है आर्बिट्रेशन की बात की गई कि आपको आर्बिट्रेशन करके मामले सुलझाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब स्ट्राइक हुआ इनके मना करने के बावजूद, तो इन्होंने भी सेक्शन 144 को यूज किया। ऐसा नहीं है कि ये कम थे, मतलब पावर तो कर ही देती है ना थोड़ा बहुत करप्ट। उन्होंने जब कहा कि अपील किया लोगों से कि आप स्ट्राइक ना करें कम से कम करें, आर्बिट्रेशन से काम ले, लोगों ने फिर भी स्ट्राइक किया, तो इन्होंने भी सेक्शन 144 धारा 144 लगा दी कि अगर इकट्ठा हुए तो लाठी चार्ज, जेल में डाल दिए जाओगे। समझ रहे हो। तो ये नहीं समझो कि अंग्रेजी यूज करते थे, हमारे यहाँ नहीं यूज होता है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म में इंकरेजमेंट गिव टू द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इंडिजिनस जो इंडस्ट्रीज थी, इंडियन इंडस्ट्रीज, उनको इंकरेजमेंट दिया गया। डेवलप किया गया, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन 1938, ठीक है। कांग्रेस प्रेसिडेंट उस समय कौन थे, लेकिन प्लानिंग जो है किसके अंडर में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, ठीक है ना। प्लानिंग कमेटी जो बनाई गई थी वो जवाहरलाल नेहरू वो थे, लेकिन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। मिनिस्ट्री डिड नॉट हैव एडिक्वेट पावर, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल पावर तो थी नहीं, गवर्नर के कहने पर चलना पड़ता था ज्यादातर, ठीक है ना। और इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी थे, फिर भी उन्होंने काफी रिमार्केबल अचीवमेंट्स किए। ओके फाइन। प्रोहिबिशन मतलब इन्होंने सोशल रिफॉर्म भी किए हैं, और प्रोहिबिशंस बहुत सारे कस्टम जो इरेगुलर कस्टम थे उन पे सब पे जो सर्टेन एरियाज में रिस्ट्रिक्शन थे उन सबको हटाया है। वेलफेयर के लिए हरिजन्स के लिए टेंपल में एंट्री वगैरह करने की बात की, पब्लिक फैसिलिटीज यूज कराने की बात की, और प्राइमरी टेक्निकल और हायर एजुकेशन को अटेंडेंस बढ़ाने की बात की, ये सब चीज़ें इन्होंने की है। और उस समय पता चलता है ये लोग काम कर रहे होते हैं, 28 महीने हो चुके होते हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। अक्टूबर 1939 के अंदर क्या शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, आउटब्रेक हो जाता है। और इसी टाइम पर क्या होता है, क्या होता है, कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन कर देती है, वो कहती है कि भैया जब हमारी सुननी नहीं है तो हम मिनिस्टर रहकर क्या करें, ठीक है ना। अब इसका कुछ असेसमेंट कर लेते हैं 28 महीने के रूल का कांग्रेस के। 28 महीने में पॉजिटिव यह है कि इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट वाज नेसेसरी फॉर द रेडिकल स्पेशल क्या नाम है सोशल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये समझ में आ गया था कि अपना सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ मूवमेंट कुड यूज स्टेट पावर टू फर्दर इट्स एंड विदाउट बीइंग कोऑप्टेड। मतलब यहाँ पे ये था कि मतलब ये इन्होंने कई सारी चीज़ें कि इंडियंस आर नॉट फिट फॉर रूल है, मूवमेंट जो है वो मतलब स्टेट पावर जो है अगर वो कोशिश करे तो वो बहुत सारी काम कर सकती है, मूवमेंट्स को भी रोक सकती है और सही से कोऑप्ट कर सकती है, साथ में मूवमेंट भी चलने दो, साथ साथ में प्रोग्रेस भी चल सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया, और ये भी दिखाया कि इंडियंस आर नॉट फिट टू रूल, तो उन्होंने रूल करके दिखाया कि फिट है रूल करने के लिए, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं। गुड वर्क, मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्स में अच्छा काम किया, लेकिन एक बात ये भी है कि उसमें इंडिविजुअल जो उनकी इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट थे आपस में ना कि ये क्यों मिनिस्टर बना मैं क्यों नहीं बना, और ये सब चीज़ें, और अपॉर्चुनिटीज़ और हंगर ऑफ पावर ये थी, मतलब एक दूसरे से जलन वगैरह हसद वगैरह थी, वो पावर की भूख उसी टाइम से एक दूसरे लोगों में थी, तो ये एक नेगेटिव वो है, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस वाज कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म इन 1935, बिहार में बनी थी, मद्रास में बनी थी, उड़ीसा में बनी थी, पंजाब में नहीं बनी थी, ठीक है ना।
क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बात कर ली भाई, आपके कांग्रेस